दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निबंध लेखन एक कला। दोस्तों बहुत मैसेजेस फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं लगातार। जब से आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हुई है 11 से के बाद से 12 से लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर निबंध का नया वो बना दीजिए, फॉर्मेट बना दीजिए, कितने निबंध आएंगे इम्पोर्टेंट वो बना दीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिसको लेकर के मेरे मन में एक ये ख्याल आया कि मैं एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसके माध्यम से आप लोग सक्षम हो जाएं। इन निबंध लेखन, देखिए निबंध लेखन जो है सिखाया नहीं जाता, एक दिन दो दिन का काम नहीं है ये। इसके लिए एक अप्रोच डेवलप करनी होती है और एक सेंस ऑफ राइटिंग होती है, उसको आपको डेवलप करना पड़ता है, जिसके बहुत सारे पहलू हैं। इस निबंध लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें जिसके अंक आते हैं तो ढेर सारे आते हैं और नहीं आते हैं तो बहुत ही कम आते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिनिमम जो है 70%, मैं बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए 3 मुख्य परीक्षाएं यूपीपीएससी जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा 2020 हो चुकी है, इसकी मुख्य परीक्षा जो है जनवरी में है। बीईओ की 6 दिसंबर को है और आरओ की जो है वो 22 दिसंबर को है। इन तीनों परीक्षाओं में बहुत बड़ा रोल रहता है निबंध लेखन का। तो इस वीडियो में, अब पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी होगी, मैं इसको थोड़ा सा दिल से बना रहा हूं और आप सभी से निवेदन है अपने जो क्यूरीज रह जाएंगी उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें छूट गया, क्या आपको डर लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ खुद अपना ऐसा अप्रोच आप डेवलप कर लेंगे जिससे कि आपको निबंध लिखने की समस्या कभी नहीं रह जाएगी। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसका वीडियो मैं हमेशा बनाता ही रहता हूं। अभी इस बार भी 2-3 दिनों में इम्पोर्टेंट जो 35 टॉपिक होंगे जहां से निबंध आने की पूरी संभावना रहेगी इन तीनों एग्जाम में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी देखिए आरओ 2017 में इतना बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का कि अभी देखिए हमारी वीडियो ट्रेंडिंग में फिर से आने लगी हैं कि जो एस्से के हैं, एस्से के आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसको देख लीजिए। उसमें हालांकि सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, लेकिन बहुत सारे 17 एस्से मैंने बना करके और वीडियो के फॉर्म में डाल दिए हैं। हम लोगों के द्वारा जो है 80 एस्से प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जो 19 अक्टूबर से मेरी शुरू हो रही हैं। 19 अक्टूबर से मेरी क्लासेस शुरू होंगी इस बैच में, आरओ के बैच में, जहां पे हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे, लेटर और ड्राफ्टिंग जो है पूरा सीखेंगे। और 9 नवंबर से दोस्तों ये पूरा आपका एस्से राइटिंग का पूरा कार्यक्रम चलेगा। ये 38 घंटे का पूरा होगा, पूरा कोर्स होगा, बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो इस बैच में आप ज्वाइन करिए। और साथ ही साथ बीईओ का भी बैच चल रहा है, इसमें मेरी क्लासेज जो है 11 बजे से लेकर के 12:30 जो है एएम है, ये पीएम नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चल रही है दोस्तों, चलेंगी। और साथ ही साथ हमारे और भी बैचेज हैं, उसको आप ज्वाइन सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे कि सर अनअकैडमी पे ज्वाइन कैसे करना है। तो अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करिए, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। लर्निंग ऐप में जाकर के आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, सब्सक्रिप्शन पे आपको रेफरल कोड का ऑप्शन आएगा, यहीं पे बगल में रेफरल कोड आप डालेंगे तो अभियान सिविल सर्विसेज, वहां पर कोड डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। आप जिनको भी मुख्य परीक्षा की तैयारी एस्से निबंध मेरा सीखना है तो आप 3 महीने का कोर्स ले सकते हैं 3150। इस डिस्काउंट के बाद आपको फीस पे करनी होती है। साथ ही आप देखेंगे तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेज भी मेरी डेली होती हैं, आप उसको देख सकते हैं। ईएमआई का ऑप्शन है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो। आइए हम लोग देखते हैं, और भी फाउंडेशन बैच हमारे चल रहे हैं। तो दोस्तों हमें समस्याएं कहाँ कहाँ आती हैं, तो पहले हम देखेंगे निबंध इतना महत्वपूर्ण क्यों है, निबंध लेखन जानना महत्वपूर्ण क्यों है। तो निबंध की जो महत्ता है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हिंदी निबंध की, ठीक है। निबंध लेखन क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि आपके चयन में, पहला आपके चयन में बहुत बड़ा योगदान रखता है। आपके अंतिम चयन में एक एक नंबर की जहां मारामारी है वो ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, विशेष भूमिका। कैसे, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं।
हम तीनों परीक्षाओं की बात करेंगे। पहली परीक्षा हम ले लेते हैं यूपीपीएससी। इसमें दोस्तों मुख्य परीक्षा में आपका 150 अंक का निबंध आता है, 150 अंक, जिसमें से 100 अंक प्राप्त करना, अगर ये वीडियो पूरा आप देख लेते हैं तो 100 अंक प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप इसमें देखिए अमूमन कितना मिलता है, इसमें 70 नंबर मिलता है, 72 नंबर मिलता है, 75 नंबर मिलता है। इससे ज़्यादा नंबर लोग लाने में हालत ख़राब हो जाती है सबकी। और हमारे टीम में हम लोगों का खुद ही 100 के आसपास नंबर लगातार रहा है, 110 तक अंक आए हैं। तो आप इसमें मैं गारंटी दे रहा हूँ ये वीडियो देखने के बाद जो है 100 अंक लाने में आप सक्षम हो जाएंगे। दूसरा, अगर दूसरे एग्ज़ाम की बात की जाए तो RO जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। आप लोगों को पता ही है कि RO में निबंध ही कभी कभी सिलेक्शन का प्रमुख कारण भी बनता है और आपको बाहर करने का भी प्रमुख कारण बनता है। देखिए जब से RO का प्री का जो है एग्ज़ाम हुआ है, जिनके भी अंक 115 से ऊपर आ रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं निबंध को लेकर के। यहाँ पर जो है 120 अंक का निबंध आपका पूछा जाता है। 120 अंक का जो निबंध होता है उसमें 3 निबंध इसमें भी लिखने हैं 50-50 अंक के, यहाँ 40-40 अंक के। इसमें जो है आप 55 अंक पाते हैं, 60 अंक पाते हैं। इससे ज़्यादा अंक पाने में आपको बहुत सारी समस्या होगी। मेरा खुद जो है कई बार आप देखेंगे 78 और 80 के आसपास जो है मेरा निबंध में रहा है। तो यहाँ पर आप जो है 80 तक स्कोर कर सकते हैं, 78 से 80 तक जो है स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये इजीली कर सकते हैं अगर ये विधा सीख लेते हैं। और BEO में भी 100 अंक का आपका, मेरे ख्याल से 100 है, मुझे ध्यान नहीं है BEO का सिलेबस, लेकिन BEO में भी मेरे ख्याल से 100 अंक का आएगा। 2 ही निबंध लिखने हैं इसमें, मेरे ख्याल से 50-50 के 2 होंगे, 100 अंक का ये आएगा। और यहाँ भी अगर आप 60 से 70 अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर होगा। और 70 प्लस अगर आप जाते हैं तो एक्सीलेंट माना जाएगा दोस्तों। 70% अंक किसी भी परीक्षा में अगर आपके आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है और इससे कभी भी आप जो है मना नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए। तो आपके एक तो चयन में, अंतिम चयन में विशेष भूमिका निभाता है। दूसरा, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग भी इस परीक्षा को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, निबंध लिखना शुरू कर दें। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैसे? अभी मैं बताऊंगा, कुछ कहानी बताता हूँ। पिछले जो RO की जो 2017 की परीक्षा थी तो मुखर्जी नगर में मैं कॉपी चेक कर रहा था और लगभग 45 लोग थे जो मेरे ऑफलाइन बैच में थे, जो लोग डेली निबंध मतलब हर दूसरे तीसरे दिन निबंध लेकर के मुझसे चेक करवाते थे। तो उसमें क्या था दोस्तों कि आपके निबंध पढ़ने में ही आपकी पूरी विचारधारा झलक जाती है। विचारधारा कैसे? अब इस विचारधारा पर कैसे कंट्रोल करना है, आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि राइटिंग भी आपकी विचारधारा व्यक्त करती है। ठीक है, इवन राइटिंग जो लिख रहे हैं आप, लेखनी की मैं बात कर रहा हूँ, राइटिंग स्किल की बात अलग हो गई। विचारधारा आपकी व्यक्त करती है। विचारधारा क्या? आप प्रो गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट के समर्थक हो, एंटी गवर्नमेंट हो, लेफ्टिस्ट हो। अब ये शब्द क्या होते हैं? वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, राइटिस्ट हो, या आपके अंदर कुछ महिला विरोधी भावनाएं हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महिलाओं को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, गलत नज़रिए से करते हैं। तो हमेशा आपको क्या करना है? बैलेंस बनाना है। एंटी वीमेन बात कर रहे हो या फेमिनिस्ट की बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा महिलावादी हैं आप, फेमिनिस्ट हैं, देखिए अति सर्वत्र वर्जते, ठीक है, फेमिनिस्ट हैं आप, या कोई और विचारधारा जो वेस्टर्नाइजेशन के प्रति आपका लगाव ज़्यादा है, वेस्टर्न, या अपनी सभ्यता को बहुत ज़्यादा आप फोर्स कर रहे हो, अपने जो हाइपर नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं आपके अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपके लेखनी में
दिख जाती हैं। अब आपको लगता होगा कि अरे नहीं सर, कुछ नहीं दिखता है। मैं बता दूंगा, एक शब्द आपका पूरा अंक बेकार कर सकता है। हाँ, ये प्रो गवर्नमेंट होना ये पॉजिटिव है, प्रो गवर्नमेंट होना चाहिए हमें, क्योंकि हम एक प्रशासक बनने जा रहे हैं। तो प्रो गवर्नमेंट, पार्टीजन में आप व्यस्त रहते हैं कि कोई एनडीए का समर्थक दिख जाएगा, कोई रवीश कुमार के इन्फ्लुएंस में आके एनडीए का विरोधी दिख जाएगा, कोई जो है अर्नब गोस्वामी के विचारधारा से प्रभावित है। तो विचारधारा का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है पढ़िएगा, और अब जो है धैर्य से पढ़िएगा, ध्यान से। द हिंदू न्यूज़पेपर में वो क्या करते हैं, तरह तरह के विचारधारा के लोगों को बुलाते हैं, और एक ही टॉपिक पे आप कई विचारधाराएं देख लेंगे कि वामपंथी है कौन जो है नेशनलिस्ट है, कौन जो है वो वेस्टर्न विचारधारा से प्रेरित है, कौन जो है आर्थिक इतिहासकार, आर्थिक लेखक जो है आर्थिक आधार पर बात करता है, कौन सोशल एस्पेक्ट को ज़्यादा ध्यान देता है। तो द हिंदू में एक भी आर्टिकल आता है, उसको हम लोग थीम बेस्ड आर्टिकल बोलते हैं, जो जैसे दंगा है कोई या वायलेंस है, विमेन वायलेंस के पे कोई आर्टिकल आ रहा है तो लगातार 3-4 दिन आएगा, फेमिनिस्ट का आएगा, फिर जो है कुछ ऐसे संगठन हैं उनके जो ओनर हैं उनका आएगा, कोई लिबरल्स हैं उनका आएगा, वामपंथियों का आएगा। तो ये सारी विचारधारा आपके व्यक्तित्व में दिख जाती है। इसी में निबंध क्या करता है, बैलेंस बनाता है। क्या करता है दोस्तों, निबंध जो है इसमें बैलेंस बनाता है, आपके व्यक्तित्व विकास में एक बड़ा रोल निभाता है, और ये आपको एक बैलेंस व्यक्तित्व देता है। संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करने में ये बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है। तो इन दोनों ही के पर्पस से, और तीसरा जो आप एस्पेक्ट देख सकते हैं इसका, कि एसे राइटिंग अगर आपकी अच्छी हो गई तो एक डर जो होता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर जो होता है अब रिटन हो गया है यूपीपीएससी में भी, और बीईओ में भी आप देखेंगे कि लिखने का आएगा, तो इससे आपकी भटक जो है खुल जाती है। जनरल स्टडीज़ में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है, फैक्ट एंड और अन्य माध्यमों से ये फायदा करता है। तो लेखन बहुत ज़्यादा, निबंध लेखन महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी लेखनी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो छोटे एग्ज़ाम हो जैसे कि आरओ हो, और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपकी भाषाई जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, आपके सोचने का दायरा बढ़ जाता है, आप एक अच्छे व्यक्ति होंगे, एक अच्छे नागरिक के रूप में आप जो है पूरे समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करने की क्षमता बढ़ा लेंगे, क्योंकि हर मुद्दे पे आपकी पकड़ होगी। और अगर आप प्रति सप्ताह जो है 1-2 निबंध लिखते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ आपके जो जनरल स्टडीज़ की राइटिंग है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जो है इस कड़ी में हम एक पूरा एक एनालिसिस प्रस्तुत करेंगे कि निबंध होता क्या है। तो निबंध में कुछ भ्रांतियां हैं दोस्तों कि निबंध ऐसा लिखना चाहिए। तो भ्रांतियों पे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो क्या करते हैं, मैं बताऊं, प्रयागराज में जब हम लोग रहते थे तो प्रयागराज में 2013 मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम के समय बात कर रहा हूं मैं, हमारे कुछ मित्र थे, सीनियर थे, वो लोग, अब सोचिए ये स्थिति थी कि लगातार मेंस लिख रहे हैं, फिर भी पर्यावरण प्रदूषण पे एक लोगों का निबंध था, उसको किसी टीचर ने, बड़े टीचर ने चेक किया था, उसमें कोई कमी लिखी नहीं थी, सिर्फ टिक किया हुआ था, सही हर पैरे पे सही किया हुआ था। अब उन लोगों के दिमाग में ये था कि ये पर्यावरण प्रदूषण पे सबसे अच्छा निबंध है, इसको हम सीधा सीधा याद कर लेते हैं। तो निबंध को याद करना पहली भ्रांति क्या है। अभी कल जो है काफ़ी सीनियर, उनका लास्ट अटेम्प्ट है, बता रहे थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, सीनियर सर थे, तो प्राध्यापक भी हैं, वो शिक्षा विभाग में हैं, तो उन्होंने मुझसे स्पेशली कहा कि सर ऐसे निबंध पूरा लिख के दे दीजिए, पूरा, जैसे मैं फ्रेमिंग देता हूँ, मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर की स्किल जगे, तो पूरी फ्रेमिंग जो है वो कह रहे हैं कि पूरा लिख करके दे दीजिए जिसको हम याद कर लें। तो निबंध को याद नहीं करना है, वो याद करना पड़ता है, ठीक है। पहली भ्रांति आपकी क्या है, बहुत सारे जो नए होंगे वो लोग सोचेंगे कि कैसे हम 700 वर्ड लिख लेंगे, कैसे हम
2000 2500 वर्ड जो है यूपीएससी में लिख लेंगे। तो निबंध को याद करना पड़ता है, ये पहली भ्रांति है। दूसरी भ्रांति है कि निबंध का एक कोई पैटर्न होता है। निबंध का कोई एक पैटर्न होता है। दूसरी भ्रांति है दोस्तों, पैटर्न पे लोग इतना काम करते हैं कि कौन से पैटर्न पे लिखें, कैसे हमें मैक्सिमम अंक आए। ये आप सोच लीजिए कि निबंध का कोई पैटर्न नहीं होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा है जो पैटर्न या प्रारूप बोल सकते हैं इसको, कि निबंध का एक पैटर्न या प्रारूप होता है। ये भी भ्रांति है दोस्तों कि एक निबंध का एक प्रारूप होता है। तीसरी भ्रांति क्या है दोस्तों, कि निबंध केवल कविता या कोटेशन से ही शुरू किया जा सकता है। ठीक है, मैं कॉपी चेक करता हूँ, 90% लोग जो है कविताएं डाल डाल के पूरा बोरिंग बना देते हैं। निबंध को केवल कविता, एक एक भ्रांति को हम दूर भी करेंगे, कविता या कोटेशन से ही शुरू किया जा सकता है। तो ये तीसरी भ्रांति है दोस्तों कि प्रारंभ कैसे किया जाता है, यानी कि प्रस्तावना में आपके कविता या कोटेशन ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये तीसरी भ्रांति है। केवल की बात हो रही है, केवल, तो ये भ्रांति है आपके अंदर। और हेडिंग डालकर निबंध नहीं लिखते हैं, बहुत सारे लोगों के पास है। चार्ट नहीं बनाते हैं। हेडिंग डालकर निबंध नहीं लिखते हैं। और अगला क्या है कि पैराग्राफ में केवल निबंध होना चाहिए। निबंध केवल पैराग्राफ में होना चाहिए। ये अगली भ्रांति क्या है दोस्तों, कि निबंध जो है वो केवल पैराग्राफ में होना चाहिए। तो ये, और निबंध केवल पैराग्राफ में होना चाहिए, ये भी एक भ्रांति है। तो ये चौथी, पांचवी भ्रांति होगी। और छठी भ्रांति क्या होती है दोस्तों, कि निबंध में हम चार्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। एक हमारे सीनियर बात कर रहे थे, तो अभी हम लोग बैठे थे, तो वो बोल रहे थे कि सेकेंड पेपर में, अनअकैडमी पे कोई लेक्चर देख रहे थे मेरा, मैं बैठा था, तो उसमें ये बता रहे थे कि चार्ट और ग्राफ का यूज़ सेकेंड पेपर में कहाँ, सेकेंड पेपर यानी कि पेपर 2। तो आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि अरे कहीं भी कुछ भी नहीं डाला जाता। लेकिन आप ये अगली भ्रांति क्या है, निबंध में फ्लो चार्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सभी भ्रांतियों को हम लोग दूर करेंगे यहाँ पर, और पूरा एक प्रारूप में ऐसे बनाऊंगा दोस्तों। ये घंटे भर की भी हो सकती है वीडियो, 2 घंटे की भी हो सकती है। मैं इसको पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ आपको एक एक पॉइंट को दूर करते हुए, तो अब ये निर्भर करता है कि पहले हम, पहली भ्रांति जो है, निबंध को याद करना पड़ता है। तो निबंध कभी भी याद नहीं करते हैं। पहला पॉइंट आप जान लीजिए कि निबंध को हम कभी भी याद नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास इतनी मेमोरी नहीं है कि आप एक A to Z जो है सारे पॉइंट याद कर लें। याद भी कर लेंगे तो लिख देंगे, तो वो आप में जो मौलिकता होती है, निबंध का होता है बिना बंधन के, उसमें कोई बंधन नहीं है, आप जो है आसपास में, लेकिन बंधन को बांधे कैसे रखना है, ये समस्या क्रिएट होती है। तो पहला पॉइंट जो है जिसको हम खारिज करते हैं कि निबंध बिल्कुल भी याद नहीं करना है आपको। निबंध में कुछ चीजें याद करनी होती हैं, कभी याद ना करें। ठीक है, बिल्कुल भी याद ना करें। निबंध में फैक्ट्स आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, उनको याद करें। तो उसके बारे में भी हम लास्ट में बात करेंगे। फैक्ट्स जो है
वो जो आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए तैयारी में किए रहते हैं उसको भी हम यूज़ कराएंगे। कैसे? अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास की है तभी आप जो है यहाँ ये इस वीडियो को देख रहे होंगे, या पास कर रहे होंगे, तो इसको खारिज कर रहा हूँ मैं पूरी तरीके से। प्रारंभिक परीक्षा के जो आपके पास तथ्य होते हैं, तथ्यों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको याद करना पड़ता है, बिना याद किए तो ये होगा ही नहीं। तो इसके बारे में हम लोग वीडियो के थोड़े बाद में बात करेंगे। दूसरा जो है कि निबंध प्रारंभ करने के कई तरीके हैं, ठीक है। ये प्रारूप एक प्रारूप नहीं होता, निबंध के बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे प्रारूप हैं, तो इसका एक कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता। निबंध का कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता है। जिसकी लेखनी जैसी है वो वैसे कर सकता है शुरू। ये आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे टैकल करते हैं चीज़ों को। इस पर भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तीसरा है कि शुरुआत कैसे की जाती है। केवल तो निबंध जो है, निबंध के शुरुआत करने के बहुत सारे तरीके हैं, ढेर सारे तरीके, जिसमें से 4-5 तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। निबंध प्रारंभ करने के, प्रारंभ करने या प्रस्तावना लिखने के कई तरीके होते हैं, केवल कोटेशन कविता नहीं होती है। हाँ, ये भी तरीका होता है, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसे इन तरीकों के साथ साथ हम अन्य तरीकों के भी बारे में बात कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो तरीका है वो लिखा ही आपने कि किसी कविता के माध्यम से, किसी कविता के माध्यम से शुरुआत कर सकते हैं आप। श्लोक के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। आपको अगर रामचरितमानस, कबीरदास के दोहे या कोई भी ऐसा प्रासंगिक, हम बाद में देखेंगे भी। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको निबंध हमसे चाहिए। इसमें फ्री पूरी तरीके से दोस्तों आप सभी को मैं पूरा निबंध जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, और इससे बाहर जो है आपको प्रश्न आएंगे नहीं। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अभियान सिविल सर्विसेज जो है कोड अप्लाई करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8802913517 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी जानकारी हम दे सकते हैं। और बहुत सारे निबंध की फ्रेमिंग है, वो भी आप हमसे ले सकते हैं PDF फॉर्म में। तो क्या है, श्लोक या कोटेशन के भी माध्यम से शुरू कर सकते हैं। प्रारंभ प्रस्तावना कर सकते हैं। तीसरा क्या तरीका होता है दोस्तों कि कहानी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब, नहीं प्रोवर्ब तो हो गया, कोई कोटेशन हो गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। कहानी, एक मनगढ़ंत कहानी या किसी वास्तविक कहानी, कहानी के माध्यम से सबसे बेहतरीन माना जाता है। और कहानी छोटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 पेज की कहानी आप लिख दें। तो कहानी के माध्यम से बहुत ही प्रभावी माना जाता है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा तरीका, जैसे मैंने अभी जो है किसान कर्ज माफ़ी पर मैंने निबंध लिखा है, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। उसमें एक बड़ी मार्मिक कहानी मैंने बताई है एक स्टूडेंट की, जो अपनी एक व्यक्ति है महाराष्ट्र का, उसका नाम भी है उसमें, बहुत अच्छे तरीके से। और कई स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने जो अभी किसान समस्या पर जो निबंध आया था 2017 में, तो किसान पे निबंध मैंने दिया था बहुत अच्छे से, कर्ज माफ़ी पर भी दिया था, और 2022 में किसानों की आय दोगुनी करना, तो किसान पर आ गई थी, एक इससे आ गया था, जिससे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर हूबहू आपकी कहानी हमने डाल दी है। तो हूबहू नहीं डालनी होती है वहाँ। अगर मान लीजिए मेरे आप ही तो अकेले स्टूडेंट हैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, तो कहानियाँ आप बना के रखेंगे।
कहानियाँ कैसे बनाई जाती हैं इसके बारे में भी। अब जैसे क्या करना है, आप कुछ महापुरुषों की कहानियाँ, जैसे महापुरुष या महिलाओं की कहानियाँ जो है की कहानियों का एक संकलन आप रख लें। मैं बार बार बोलता हूँ, बार बार जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो फॉलो करते हैं और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। दोस्तों 42 सिलेक्शंस रहे हैं, आप देखेंगे 2017 में। जैसे महात्मा गांधी की कोई मार्मिक कहानी, खादी पे अगर मान लीजिए आ जाता है महात्मा गांधी जी की, APJ कलाम सर की, मोदी जी की कहानी आप कर सकते हैं। आप जो है नेहरू जी की कहानी देख सकते हैं, कुछ जो चीज़ें हैं। सुभाष जी की कहानी आप पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी कोई जो हमारे यूथ आइकॉन हैं जितने भी, अभी वर्तमान में नहीं, मैं पहले बताया भगत सिंह हो गए, युवाओं के प्रेरणा स्रोत जो रहे हैं, इनकी कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक होती हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ लें। सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, टैगोर जी हो गए, और भी हैं जैसे राधा कृष्णन जी हैं, बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व। अगर एजुकेशन पे राधा कृष्णन जी का आप कर सकते हैं। और इन सभी के अलावा शास्त्री जी हैं, अपने वल्लभ भाई पटेल जी हैं। महिलाओं में अगर आप देखें तो मायावती जी हैं, आप सुषमा स्वराज जी हैं, ये आपकी जो दीदी हैं क्या नाम है, बंगाल वाली ममता बनर्जी जी, और ऐसी ही जयललिता हैं जो अभी वर्तमान में भी हैं और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही हैं। स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं, फोगट बहनें हैं, आप देख सकते हैं, साक्षी मलिक हैं। इन सभी की कोई ना कोई छोटी छोटी, देखो ये फील्ड बांट लो। देखो सोशल स्तर में इन लोगों को हम करेंगे, स्पोर्ट्स में आएगा तो हम इनको करेंगे, सिनेमा आर्ट में आएगा तो हम इनकी कहानी बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस समय आप कंगना रनावत की कहानी देख सकते हैं कि वो कैसे संघर्षों से गुजर के आगे बढ़ी महिला। तो इन सभी के माध्यम से आप जो है लिख सकते हैं। और भी माध्यम है दोस्तों। सबसे शानदार तरीका दूसरा मुझे लगता है जो कहानी के बाद, वो प्रश्नोत्तरी। इतने प्रश्न पूछ दीजिए और उन प्रश्नों के जवाब पूरे हिस्से में दे दीजिए। प्रश्नोत्तरी कैसे की जाती है? अगर मान लीजिए भारत में रोजगार पे संबंधित कोई आए, आर्थिक जो स्थिति पे संबंध में आए, तो उस पर आप इतने प्रश्न तैयार कर लीजिए कि आप सभी प्रश्नों के माध्यम से कि क्या भारत में 2000, अब डेटा, प्रश्नोत्तरी में आपको क्या याद करना पड़ेगा? डेटा। कृषि की जो स्थिति थी आज़ादी के समय और वर्तमान में, उनकी बात कर लेंगे। मान लीजिए महिला विमर्श पे बात चल रही है तो महिलाओं की स्थिति पहले कितनी कैसी थी, MMR क्या था, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना था, अब कितना है, इनसे तुलना कर करके बोल बोल के कि क्या यही भारत है जिसमें ये स्थिति है महिलाओं की, रोज़ बलात्कार होते हैं, रोज़ हत्याएं होती हैं, क्या भारत में अभी भी महिलाओं को निकृष्ट समझा जाता है, क्या भारत की महिलाएं आज भी पिछड़ी हुई हैं, क्या भारत में महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, क्या कोई सामाजिक स्थिति नहीं है, क्या महिलाओं को कोई रोजगार नहीं है। इस तरीके से जो प्रश्नोत्तरी है, अगर महिला सशक्तिकरण पे चीज़ें आ रही हैं तो बड़ा मज़ा आता है। इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए निबंध में क्या होना चाहिए, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, इतना बूता होना चाहिए कि दूसरा पैरा एग्जामिनर पढ़े, और वो पहला पैरा जो है आपका वो इतना प्रभावी होना चाहिए, इतना मार्मिक होना चाहिए, इतना दिल को छू जाने वाला होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? वो प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप लिख सकते हैं। और कुछ सबसे सामान्य तरीका होता है, हालांकि ये निबंध में नहीं प्रयोग किया जाता है लेकिन कुछ लोग करते हैं। शब्दों की परिभाषा देकर के, ये सामान्य हो जाता है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे भी निबंध लिखे जाते हैं जो कीवर्ड्स हैं, शब्दों यानी कि कीवर्ड्स जो निबंध में आए हैं। अब कीवर्ड्स पे अगर आप कहानी बना ले रहे हो तो बड़ी मजा आएगी वहाँ पे। कहानी बनाने के लिए देखिए, एक तो आप जो होने चाहिए मायावी होनी चाहिए, लेखनी
ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। देखिए वहाँ आपका ना तो नाम जाएगा, आप ना तो जेंडर जाएगा, ना तो धर्म जाएगा कि आप किस धर्म से हो, किस विचारधारा से हो, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हो, कीवर्ड्स की परिभाषा बता करके। तो आपका जो सब कुछ होगा वो क्या होगा, आपका इंट्रो, आपका आई कार्ड, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो निबंध ही होगा। उस निबंध में हालांकि एग्जामिनर भी अब उतने परिपक्व हैं या नहीं हैं उसकी बात अलग है, लेकिन लेखनी, क्योंकि यूपीपीएससी में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी अपनी लेखनी पे हमें अपना काम करना है, हमें अपनी लेखनी पे सुधार करना है। और इस वीडियो के बाद दोस्तों निबंध लेखन आपके लिए मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी विधियां हैं और हेडिंग डालकर नहीं लिखा जाता है। अगर आपको जो अगली भ्रांति क्या है, अगली भ्रांति क्या है कि हेडिंग डालकर नहीं लिख सकते हैं। देखिए कहीं कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, हमेशा हेडिंग डाल करके पूरा निबंध नहीं लिखा जाता, लेकिन कुछ जगह पर अगर आपको सभी डायमेंशन पते हैं, कुछ स्थानों पर हेडिंग डाली जा सकती है। और आपके अंदर बूता हो तो हेडिंग डालकर भी निबंध लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ समस्या क्या होती है मैं बताता हूँ क्यों नहीं लिखा जाता है। हेडिंग डाल करके लिखेंगे तो आपकी हेडिंग्स दिखेंगी, तो आपको सभी डायमेंशन पता होना चाहिए, सभी डायमेंशन, सभी क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अगर पर्यावरण पे आए तो पर्यावरण के प्रभाव आप दिखाएंगे, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय तो है ही, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संसाधनों का कैसे दोहन होता है, हमारे सभी मुद्दों पे नैतिकता कहाँ तक पतन की है, तो सभी डायमेंशन का आपको ज्ञान होना चाहिए। और ये जो है कोई अपने पर विश्वास नहीं करता और ये सटीक भी नहीं माना जाता है। हो सकता है कि हम 8 पॉइंट लिखे हों, एग्जामिनर को लगे कम है या ज़्यादा लगे, सभी डायमेंशन का ज्ञान होना चाहिए, तब ये किया करें। तो ये हो गया भ्रांतियाँ आप देख चुके होंगे। अब हमें आएगा कि ये लिखते कैसे हैं, निबंध को लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो निबंध को लिखने के लिए हमें मुख्यतः जो है इसको 4 से 5 भागों में डिवीज़न करना होता है। और पहला काम क्या होता है, देखिए ये काम सभी लोग नहीं करते हैं, जो अच्छे निबंध, जो अच्छे अंक पाते हैं वही। सर्वप्रथम पहला कार्य क्या होना चाहिए, आप क्या करने लगते हैं, पेन उठाते हैं, चूज करते हैं कि निबंध का चयन, 3 निबंध लिखना है आपको और आपके पास 9 ऑप्शन रहते हैं। तो निबंध का चयन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या उस पर आपको फैक्ट आ रहे हैं, क्या आपको उस पर कोटेशंस याद हैं, क्या आपको कोई कविता या कहानी बना सकते हैं। तो निबंध का चयन, यही आपको आधा नंबर जो है यहीं खा जाएगा। अगर आप जो है गलत निबंध उठा लिए तो जिसमें आपको नॉलेज नहीं है तो आपकी पेन जो है बार बार रुकेगी, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत समस्या होगी। निबंध का चयन। दूसरा कार्य क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला जो है कि पहले आप फ्रेमिंग बनाएं। मैं देखता हूँ एग्ज़ाम हॉल में लोग आसपास पेन उठाए लिखने लगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कृषि पे आपको निबंध लिखना है, तो कृषि, कहाँ की कृषि आपको लिखनी है, भारत की कृषि, तो भारत में कृषि। प्रस्तावना के बाद का ये फ्रेम आपके पास जरूर होना चाहिए, विश्व में कृषि, कृषि की समस्याएं। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप सब पॉइंट भी बना सकते हैं। यहाँ पर समस्या आपको याद आ रही है, विश्व में कृषि कहाँ पे अच्छी है, भारत में कृषि कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे, कृषि की समस्याएं क्या हैं, कृषि की समस्याओं का समाधान क्या है। सरकार का सरकारी प्रयास क्या है, कृषि क्षेत्र में सरकारी प्रयास क्या चल रहे हैं, व्यक्तिगत लोग क्या क्या उसमें उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, व्यक्तिगत और वैश्विक स्तर पे क्या क्या सुधार हो रहे हैं। अभी देखिए किसान बिल पे बहुत बहस हो रही है। अभी आपने देखा कि
क्या नाम है उनका, मंत्री जो थी, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। कौर साहब ने इस्तीफ़ा, हरसिमरत कौर ने कौर साहब ने जो इस्तीफ़ा दे दिया। तो वो यहाँ से देखिए कृषि समस्या बनी हुई है, किसानों की जो विपणन, कृषि और विपणन व्यवस्था, इस पर भी मैंने एक निबंध बनाया है, वो आप लोगों को PDF के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस तरीके से आपको पहला काम क्या करना होता है, फ्रेमिंग करनी होती है। फ्रेमिंग जब तक आप नहीं करेंगे तो आप उसको सारे डायमेंशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। कृषि पे नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, और शुरू कहाँ से करेंगे, तो भारत में जो कृषि है वो आदिकाल से चली आ रही है। तो कैसे तांबा जब खोजा गया था, कांसा था, तो हमारे पास कैल्कोलिथिक जो एरा था उसमें हम बहुत ज़्यादा कृषि अच्छे से नहीं कर पाते थे। जब से लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल से आप दिखा देंगे लोहे की खोज के बाद कृषि का कितना डेवलपमेंट हुआ। कुछ विदेशी आए भारत में, अन्य फसलें भी आई, उसके साथ जो है आपकी जो 1960 से 70 के दशक का जो था, 70 के दशक में आप देखेंगे कि एक बड़ी क्रांति होती है, हरित क्रांति। हरित क्रांति के द्वारा जो है कैसे हम कृषि में व्यवस्था करते हैं, कृषि को नुकसान कैसे पहुंचाती है हरित क्रांति, उसके क्या क्या इम्पैक्ट आते हैं, और LPG पॉलिसी के बाद जो है कृषि का क्या रहा है, वर्तमान में कृषकों का क्या हाल है, कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं, मार्केट समस्या क्या है, उसके विपणन की समस्या क्या क्या है, स्टोरेज की समस्या क्या है, और आप देखेंगे कि सबसे जो फूड प्रोसेसिंग की जो समस्या आती है। तो ये कृषि पे ढेर सारे डायमेंशन आपको मिलेंगे, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, खूब सारा अध्ययन करना होगा। अध्ययन सामग्री क्या होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो फ्रेमिंग पहला काम होगा, आपको फ्रेमिंग करनी होगी। दूसरा काम क्या करना होता है दोस्तों, प्रस्तावना पे। तो आप 15 मिनट जो है तीनों एस्से जो आप लिखेंगे पहले ही सिलेक्ट कर लीजिए, और 15 मिनट जो है फ्रेमिंग पे दीजिए, ठीक है। 15 से 20 मिनट भी चला जाए, तीनों एस्सों की फ्रेमिंग आप कर लीजिए पहले। फैक्ट्स यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट डालने हैं, भारत में कृषि जो है आय का कितना हिस्सा थी, GDP में कितना है इसका जो है संविधान में क्या क्या कृषि से संबंधित बातें की गई हैं, कौन सा आर्टिकल है जो कृषि से संबंधित है, इसमें कृषि में कृषकों के प्रति जो है लोगों का जो द्वेष, मतलब वो है अवहेलना की भावना है, जो लोग खेती करना नहीं चाह रहे हैं, जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है, बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला काम आप फ्रेमिंग करेंगे, 15 मिनट से 20 मिनट लग जाए, लेकिन तीनों एस्से की आप फ्रेमिंग करेंगे पहले, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। और प्रस्तावना, दूसरा भाग होता है कि प्रस्तावना पे समय दीजिए। आपको 1 घंटे में, मान लीजिए मैं बात करता हूँ UPPSC की, तो 1 घंटे में आपको ऐसे लिखना होता है एक। तो आप क्या करिए, उसमें 15 मिनट से ज़्यादा लगा सकते हैं आप प्रस्तावना पे और निष्कर्ष पे। 15 मिनट जो है प्रस्तावना और निष्कर्ष पहले सोच के रखिए, और प्रस्तावना पे समय दीजिए, ठीक है। और निष्कर्ष पे 10 मिनट कम से कम आप देख सकते हैं प्रस्तावना पे। जितनी अच्छी प्रस्तावना होगी, तारतम्यता होगी, और उसके जो भी होंगे, तो प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाता है, इंट्रोडक्शन, जिससे कि आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर इंटरेस्टेड है या नहीं। यहीं से आपको वो एग्जामिनर पहले ही प्रस्तावना देखता है, निष्कर्ष देखता है, कभी कभी तो वैसे ही देख के निकल लेता है, ठीक है। आप उसको मजबूर करिए, कुछ ऐसी बातें लिखिए कि जिससे कि वो अपने लेखनी में आपके इंटरेस्टेड है। तो पहला काम है प्रस्तावना पे जोर दीजिए। दूसरा क्या है, मुख्य भाग, जो मेन बॉडी होती है, इसको संजोइए। मेन बॉडी को आप जो है पॉइंट पहले डाल लीजिए, जो आपने फ्रेमिंग की है, पॉइंट्स बना लीजिए, सब पॉइंट्स बना लीजिए, और अन्य चीज़ें जो है इसमें करके मैक्सिमम चीज़ें इसमें आ जाएं, और सभी डायमेंशन क्लियर होने चाहिए, कवर होने चाहिए। सभी भागों को कैसे कवर करते हैं, चलिए आपको जुगाड़ भी मैं बताता हूँ। सभी भागों को कैसे समेटना होता है। देखिए, तो अब कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मेन बॉडी में आपके कुछ कीवर्ड्स दिखने चाहिए, और ये कैसे होते हैं, जो डायनेमिक होते हैं। ऐसे मैं कोशिश करता था जब मैं ऐसे लिखता था, और मैं कहता भी हूँ कि आप जो है जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर ऐसे मत लिखा करें। स्टैटिक या अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट, ये सबसे, देखिए UPSC में तो एब्स्ट्रैक्ट आता है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, और इसका लिखने का अलग तरीका होता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे प्रेम
प्रेममय मनुष्य ही प्रेममय होना ही मनुष्य का ध्येय है। अब इस तरीके का एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त आपकी चीज़ें दे दी गई और उस पर आपको कुछ लिखना है तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखना, इस पर कोशिश करिए कि इसको मत लिखा करिए। जो आपके मूर्त हैं, जो कॉन्क्रीट हैं, जैसे कोई स्कीम आ गई, स्कीम से याद कर लीजिए। अब मैं 4-5 स्कीम जो है इस समय जो है, अब देखिए जो अभी स्कीम आई है आपकी स्वामित्व योजना, उस पर मैं अभी जो है एक एस्से बना दूंगा। कल परसों में स्वामित्व योजना पे मैं एस्से डाल देता हूँ। बहुत मज़ेदार टॉपिक है स्वामित्व योजना, और उसमें जो है उस पर तो स्कीम्स पे एक हमेशा कोशिश करिए कि इस पे लिखिए, इस पे बहुत मज़ा आता है। इकोनॉमिक जो एस्से होते हैं वो भारत को नहीं, वैश्विक ऐसे एस्से उठाइए जिसमें वैश्विक परिदृश्य आप डाल सकें, वैश्विक चीज़ों को आप जोड़ सकें और आज की घटनाओं से जोड़ सकें। आज की जो घटनाएं होती हैं, तो ऐसे ऐसे का चयन करें जो कि कॉन्क्रीट हों, और जैसे स्कीम्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सोसाइटी से संबंधित कोई ऐसे हो तो उसमें आप देख सकते हैं कि बलात्कार एक बड़ी समस्या रही है हमेशा, महिला हिंसा बड़ी समस्या रही है, महिला सशक्तिकरण एक हमेशा पसंदीदा ऐसे रहा है, और भी और समस्याएं हैं जैसे गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, ये बड़ी समस्याएं रहेंगी। इन पे जो है अपना एक कंक्रीट भाग तैयार कर लीजिए। और जो उपसंहार होता है तीसरा, जो आपका उपसंहार जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे कंक्लूजन, ये आपका क्रिएटिव होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा भी रचनात्मक होना चाहिए। अब रचनात्मक हम कैसे बनाएंगे इसको? रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ रिपोर्ट्स की कोटेशंस याद करने होंगे। जैसे बर्टलैंड रिपोर्ट हो गई, सरकारी आयोग की कुछ रिपोर्ट हो गई, या WHO की कोई रिपोर्ट आई है उसको याद कर लें, कुछ चीज़ें याद कर लें, हूबहू याद कर लें। अपनी तरफ से सुझाव देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो अपनी ओर से कुछ सुझाव जो व्यवहारिक हों, किसी भी समस्या को के समाधान के लिए अपनी ओर से स्वयं के सुझाव दें। देखिए अगर स्वयं के, देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें तो इतना आइडिया नहीं रहता है, इतना सुझाव पता नहीं हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा, तो क्या करें? ये रिपोर्ट्स आती है ना, तो इसमें बहुत सारे सुझाव रखते हैं। गांधी जी के बहुत सारे सुझाव हैं, वो अपनी भाषा में लिख दीजिए। अपनी भाषा में लिख करके ऐसा प्रेजेंट करिए कि ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। देखिए इसमें चोरी करने में कोई वो नहीं है, कोताही मत बरतिए कभी भी। या कहीं आप सुनिए किसी की बात, कुमार विश्वास कोई बात बोल रहे हैं, बोल लीजिए। देखिए लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ये सारी चीज़ें अपनी सुझाव तो डाल दीजिए, और ध्यान देने वाली मुख्य बातें जो हैं वो कि क्या नहीं करना चाहिए हिस्से में। ठीक है, तो उन सभी विषयों पर आप जो है अपनी पकड़ मजबूत करिए। और इससे पहले क्या नहीं करना चाहिए हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि संसाधन जो सामग्री होती है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं सर कोई किताब बता दीजिए, आप ही किताब कोई लिख दीजिए। अरे भाई किताब इससे पे लिखना, हिंदी के वो टॉपर क्या रहे हैं, उनका नाम है, दृष्टि वालों ने के साथ मिलकर उन्होंने लिखी है किताब, मुझे बहुत पसंद नहीं है। देखिए इससे पर किताबें जो हैं आप लिखेंगे तो वो कोर कल्पना दिखेगी और वो व्यवहारिकता उसमें बहुत कम रहती है। और कुछ पब्लिकेशन की किताबें जैसे मंथन आदि की किताबें हैं, घटना चक्र ने भी निकाली होगी, तो इन सब की किताबों में वो दम नहीं रहता है, उस एस्से में दम नहीं रहता, डायमेंशन नहीं कवर होते हैं। वो कोई ना कोई विचारधारा से प्रभावित लोग लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको बैलेंस करना है। आप कहीं द हिंदू का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, किसी का भी उठा करके डाल देंगे तो पता नहीं वामपंथी है, दक्षिणपंथी है, कि नेशनलिस्ट है, हाइपर नेशनलिस्ट है, क्या है, और उसकी विचारधारा बिना समझे हम उसकी चीज़ों को अगर सीधे पुट ऑन कर देते हैं तो वो हमारे एस्से को डैमेज कर सकता है। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो जो पहले हमने बताया था कुछ भ्रांतियां थी वो बिल्कुल ना करें, बिल्कुल कभी इससे याद ना करें। ठीक है, कभी भी निबंध याद न करें। अधिकतम पैरा में लिखें,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक पेन का प्रयोग ना करें, कम से कम 2 पेन का प्रयोग करें। कम से कम 2 या 3 पेन हो जाएं। एक पेन का प्रयोग ना करें, कम से कम 2 पेन का प्रयोग करें और सभी विधा जो है उसमें सम्मिलित करें। कुछ छोटे मोटे, जैसे हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की बात कर दिए, तो ये छोटे मोटे ग्राफ, वेन डायग्राम, चार्ट, इस तरीके से आप जो है बीच बीच में डाल सकते हैं थोड़े बहुत। इसको ये नहीं कि पूरा पेज ही भर दें, इसका 20% 10% जो है पेज का, इन सब का उपयोग आप पर पेज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी हो तो। ठीक है, यूपीएससी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यूपीपीएससी में आपके पास 700 शब्द होते हैं, तो आप उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। मतलब एक पेन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अंडरलाइन करें, मुख्य बातों को अंडरलाइन करें। बिना अंडरलाइन किए मत छोड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी एक हिस्से लिखने में ज़्यादा समय न लें। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले एस्से लिखने में 1.5 घंटा ले लिया, ठीक है, फिर बाकी का 2 एस्से जो है वो आधे आधे घंटे में लिख दिए। तो ये जो है चीज़ें जो है 45-45 मिनट में आप लिख देंगे, तो ये सब चीज़ें जो है क्या होगी, एक एस्से आपका कमज़ोर हो गया तो वहाँ पे नंबर आपका कम हो जाएगा। किसी भी एस्से में, निबंध में अधिक समय न लें। कभी कभी लोग 2-2 घंटा ले लेते हैं जिस मुद्दे पे आता है, तो ये क्या कैसे दूर होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ लगातार। पहला, समय प्रबंधन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या है, समय प्रबंधन कर लें। कब से कब तक कौन सा एस्से लिखना है, कितने लाइन में लिखना है, क्या करना है, वो कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि हमारा एक पेज कितने में भरता है। तो प्रैक्टिस डॉट डॉट, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। प्रैक्टिस ही एकमात्र इसका सलूशन है कि आप बार बार लिखें और इसको चेक करवाएं। निबंध को कम से कम 2 से 3 लोगों से चेक करवाएं, जो आपको लगता है कि अच्छा निबंध लिखते हैं, आपके दोस्त मित्र हों, या अब ऐसे व्यक्ति से ना चेक कराएं जिसको खुद ही नहीं पता है। निबंध कम से कम 10 से 15 लिखें, 15 से 20 लिखें। यानी कि आप 5 टेस्ट कम से कम दें जिनमें 3-3 निबंध हो, और कम से कम 2 से 3 अध्यापकों से या जो भी विशेषज्ञ हैं, 2 से 3 विशेषज्ञों से चेक करवाएं। विभिन्न विचारधारा के लोगों से चेक करवाएं। कोई वामपंथी आपका दोस्त है उससे चेक करवाएं, कोई दलित दोस्त है आपका उससे, कोई सवर्ण दोस्त है। देखिए, हर चीज़ की परिभाषा, हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं आपकी जात या आपका धर्म, आपका ये दिख जाता है। तो विशेषज्ञों से चेक करवाएं और विभिन्न विचारधारा के लोगों से। ठीक है, एंटी मोदी वालों से भी चेक करवाएं और प्रो मोदी वालों से भी चेक करवाएं। ठीक है, कि लोगों से चेक करवाएं, तो आपको कमियां पता चलेंगी। अपनी कमियों को स्वीकार करें। देखिए, मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, अरे बहुत आए हैं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट भी बोल देते हैं यार ये फला पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, और पता नहीं नंबर आता है कि नहीं आता, इनका खुद आया होगा कि नहीं, इतने टैलेंटेड होते तो सेलेक्ट नहीं होते। तो देखिए, ये सब कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। आप जो है अपनी कमियों को स्वीकार करें और उस पर सुधार करें। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, अपनी कमियों को स्वीकार करें। जो आपने कुछ गलत चीज़ें लिखी हैं, गलत डायरेक्शन में लिखी हैं, उसको स्वीकार करें और प्रतिदिन सुधार करें।
मतलब जब पहला ऐसे लिख रहे हैं और अंतिम ऐसे लिखने में आपके डेवलपमेंट दिखना चाहिए, तो सुधार करें। सुधार करना इतना ज़्यादा आवश्यक है, यही नहीं होता है लोगों से। एक पैटर्न बन गया आपका, नंबर मैं लिख के नाम बता सकता हूँ, कम से कम मैं 10 लोगों को ऐसा जानता हूँ कि लगातार 70 नंबर, 71 नंबर, 72 नंबर, 75 नंबर पाते रहते हैं, लेकिन सुधार नहीं कर सकते, पैटर्न नहीं बदल सकते। सीखिए, जो 90 नंबर पा रहा है, मैं अपर की बात कर रहा हूँ, जो 100 नंबर पा रहा है, जो 98 नंबर पा रहा है, उससे सीखिए। वो कहीं ना कहीं आपसे अच्छा होगा। भले वो आपका जूनियर हो सकता है, आपसे बहुत कम जानकार हो सकता है, लेकिन नंबर पा रहा है, इसका मतलब उसके लेखनी में कोई दम है। तो उससे सीखिए, सुधार करिए। हम इस पे बात करेंगे सामग्री की। सबसे बड़ी समस्या होती है कि सामग्री कहाँ से इकट्ठा करें। सामग्री, हमारे पास टूल्स है ही नहीं निबंध के लिए, तो पूरे सभी लोग हाथ खड़े कर देते हैं, भैया मेरे पास मैटर नहीं है, मेरे पास कंटेंट नहीं है, मेरे पास। एक तो आप जो है, आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा लास्ट में, वीडियो देखते रहिए। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो समझ लीजिए कि निबंध लेखनी आपका सुधर जाएगा। और मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो ढेर सारे कंटेंट है मेरे पास, उसको ले सकते हैं। तो 8802913517 पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे कंटेंट भी ले सकते हैं। इस ऐसे पे ढेर सारे कंटेंट हैं मेरे पास, बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको, अगर आप पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आप जुड़ सकते हैं। अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करिए। तो सामग्री क्या होनी चाहिए? तो पहले योजना पढ़ना शुरू कर दीजिए। योजना इस इंग्लिश में भी आती है, योजना आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। थीम बेस्ड योजना आती है, तो आपको पता ही है, जो लोग पढ़ रहे होंगे। योजना जो मैगजीन है, ये आपको बहुत मदद करेगी। न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर की कटिंग रखिए। ये लंबी कहानी मैं बता रहा हूँ, जो लोग अभी हैं, जो शॉर्टकट है वो लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से आप क्या कर लें। पीटी के जो विषयवार फैक्ट अभी मैं बताऊंगा कि जो आप प्रारंभिक परीक्षा में जो आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स, जिसको समसामयिकी हम बोल सकते हैं, उसमें आप देखते हैं कि मैं 12 भागों में करंट अफेयर्स बांट के पढ़ाता हूं। तो उसमें कम से कम आप 5 भागों में जो है फैक्ट जो है संकलित करके रखिए। जैसे पहला नेशनल इश्यूज़ में फैक्ट रखिए। नेशनल इश्यूज़ में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, नेशनल इश्यूज़ में उसको भी कैटेगराइज करके आप रख लीजिए। जो आपके टोटल 9 भाग हैं, कम से कम उतना बांट लीजिए जो आपके इसमें दिखाते हैं। इंटरनेशनल इश्यूज़ में रख लीजिए फैक्ट। जो आपके रैंकिंग वगैरह आती है ना, उनका स्पोर्ट्स में स्थिति क्या है भारत की, भारत की जो है वैश्विक स्थिति, जीडीपी में क्या है, इन सब चीज़ों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से खूब सारे फैक्ट आप रखिए। रिसेंट डेवलपमेंट को हर उसमें डालिए, साइंस एंड टेक से रखिए। इन्वायरमेंट सबसे महत्वपूर्ण, इकोनॉमी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वैश्विक भी और कुछ तो समसामयिकी से इतने में सेक्शन वाइज बना करके कुछ मुद्दे मैं अभी बता दूंगा, जिस पे आप जो है अपना लिख करके चीज़ें कर सकते हैं। और कोई एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए, जैसे कृषि। जैसे मैं कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे अगर आप कुछ फैक्ट आप तैयार रखते हैं तो ये हमेशा आपके काम आएंगे। तो पहला काम क्या है? आप जो है डेमोक्रेसी, भारत
भारत में लोकतंत्र कब आया, कैसे आया, वर्तमान लोकतंत्र भारत का कैसा है, क्यों है, वैश्विक लोकतंत्र से तुलना इसकी, इस पर फैक्ट रखिए। दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेटिक हम कंट्री हैं, उसमें आप ध्यान रखिए। दूसरा है महिला सशक्तिकरण, तीसरा है पर्यावरण। पर्यावरण है, इसमें प्रदूषण के बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चौथा जो है आप कर सकते हैं कि आपदा प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं के फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, आयुष्मान भारत से लेकर के और अभी की जो स्कीम आ रही हैं उनके बारे में भी। तो आपदा प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं के फैक्ट आपके होने चाहिए, विभिन्न बड़ी योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत अभियान और ये दो तो एकदम, स्वामित्व योजना, दो तो एकदम याद कर लीजिए इसके फैक्ट। विभिन्न योजनाओं के कम से कम जो चर्चा में है, मैं बता दूंगा अभी कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में आपको विभिन्न योजनाओं के फैक्ट। उसके बाद आपका वर्तमान राजनीति, वर्तमान भारत में और विश्व में राजनीति का दौर क्या चल रहा है। पांचवा, छठा, सातवां हो जाएगा कि भारत और उसके पड़ोसी देश, साहित्यिक घटनाएं जो हैं आपको वर्तमान से जो संदर्भित हों, साहित्यिक जो हैं, और सिनेमा से भी घटनाएं आप रखिए। सिनेमा, जो अच्छी सिनेमा आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही हैं, उनके बारे में भी भारतीय संविधान से संबंधित फैक्ट जो है आप रखेंगे। वो तो आपको रहता ही है, याद रहता ही है। तो इनके बारे में आप इनमें जंगल संबंधी, जल से संबंधित, जल यानी कि वाटर से संबंधित, वनों से संबंधित बातें, ये सभी जो है आपके इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। प्रदूषण है, पर्यावरण में प्रदूषण भी आ जाएगा। और ये सब करने के बाद जो है आप क्या करिए, पीटी का जो मैगजीन आती है आपकी करंट की, उससे फैक्ट्स जो है इन सब में अलग अलग कर लीजिए। कोटेशंस, बहुत ही ज़्यादा कोटेशंस कहानी का संकलन रखिए। कोटेशन, श्लोक और कहानियों का संकलन, 20 से 25 कहानियां आपके पास रेडीमेड होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं इतनी बातें बता रहा हूं, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और इसको कोटेशन क्या है, शिक्षा वाइज कोटेशन। अगर हम बात करें कुछ कोटेशंस की, तो आप देख सकते हैं कि शिक्षा पे अगर हम बात करें तो शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे होते हैं। इस तरीके से शिक्षा जिंदगी की तैयारी नहीं, शिक्षा खुद जिंदगी है। जॉन डेवी का ये कथन है। अरस्तु कहते हैं कि शिक्षा की जड़ जो है वो कड़वी होती है परंतु उसके फल मीठे होते हैं। तो ये अरस्तु का है। गांधी जी का, ऐसे जियो कि तुम्हें कल मरना है और ऐसे सीखो कि तुम्हें हमेशा के लिए जीना है। इस तरीके के कोटेशन जो है बहुत कारगर होते हैं। छोटे छोटे प्रोवर्ब, कोटेशन। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने में इस्तेमाल कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला का कथन है। तो इस तरीके के कथनों को आप लोग याद करें, कोटेशंस को। कोटेशंस की भी पूरी सीरीज़ है मेरे पास, मैं बना दूंगा। हो सकता है कोटेशन का एक वीडियो बना दूं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, इस पे संबंधित कोटेशंस जो है हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और इस पूरे एस्से की फ्रेमिंग जो है हम जल्दी तैयार कर लेंगे। 80+ एस्से जो है हम डिस्कस कराएंगे। आप जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पर आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, और भी कोई सुझाव हो, कोई कुछ पहलू छूट गया हो
कैसे किस प्रकार से। देखिए, सामग्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशान न हो कि किताब कहाँ से खरीदें, क्या करें। जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे आप कर लें तो आपको एस्से से, निबंध लिखने से प्यार हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये रही पूरी जानकारी, और ये वीडियो जो है मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर करें, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों, जो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन निबंध लेखन में एक विधा है, उसको डेवलप करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।